यहाँ पे जितने हैं अभी स्टूडेंट ज्वाइंड, उन्होंने क्लास अटेंड की है ये वाली डाइजेस्टिव सिस्टम वाली? एवरीवन? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से सब. yes madam. Okay. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Anyone who have missed this class? Last class जो digestive system पे थी? Probably सबने ज्वाइन किया है. Okay. ठीक है. तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड चीजें होती हैं ये ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से ही लिंक्ड होती है. ओके. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो कोई भी बीमारी हो, लाइक आपका डायबिटीज, किडनी फेलियर, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एलिमेंट्री कैनाल. ओके. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है? माउथ से लेकर एनएस तक. ठीक है. एंड पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल एंड इसके साथ कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आपका पैनक्रियास, लिवर, ये आपका सपोर्टिंग ऑर्गन्स में आते हैं. ठीक है. एंड जो लेंथ है पूरा माउथ से लेकर आपका एनएस तक वो है 9 मीटर. ओके. 9 मीटर लॉन्ग होता है. इट इज टू लॉन्ग. इंटेस्टाइन में इतना ये एक्यूमुलेट करके ऐसा करके रखा होता है कि लेंथ का पता नहीं चलता. हमारी हाइट इतनी नहीं होती लेकिन एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ा होता है. एक एडल्ट का मैं बता रही हूँ, दैट इज 9 मीटर्स. ओके. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इनटेक, हम खाते क्या हैं. ओके. अगर सही खा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन सही हो रहा है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है. अगर एब्जॉर्प्शन सही हो रहा है तो उसका एसिमिलेशन सही हो रहा है कि नहीं. एसिमिलेशन सही हो रहा है तो उसका बॉडी यूज कर पा रही है कि नहीं. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब तो कर लिया लेकिन ऑर्गन्स उनको यूज नहीं कर पा रहे. ऑफ शुगर, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबको ही चाहिए, बट डायबिटीज के केस में क्या होता है कि वो खाते तो है कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली ग्लूकोज में, जैसे सबका होता है, हमारा होता है या किसी नॉर्मल इंसान का होता है, बट वो उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाता है. उनके सेल्स यूज नहीं कर पाते हैं. जैसे हमारा कन्वर्ट हुआ सेम उनका भी कन्वर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. हम कार्बोहाइड्रेट खाए, कॉम्प्लेक्स खाए या जो भी खाए, अल्टीमेटली इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और वो ग्लूकोज हम यूज करते हैं सेल्स को काम करने के लिए. कोई भी सेल काम कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा हाथ मूव हो रहा है तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है या बॉडी के अंदर भी सेल्स जो हैं इनवॉलेंट्री वो सब कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे. उनको उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से जो कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज में. बट डायबिटीज के केस में वो जो कन्वर्शन हुआ है ग्लूकोज का वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. सेल्स उनको यूज ही नहीं कर पाते हैं. ओके. एक उनको की चाहिए होती है, दैट इज इंसुलिन. बिकॉज इंसुलिन नहीं बन रहा उनकी बॉडी में सफिशिएंट तो वो सेल्स के अंदर तक एंटर नहीं कर पा रहे. ठीक है. तो एंटर नहीं कर पा रहे तो क्या हो रहा है, वो ब्लड में ही घूमे जा रहे हैं. ब्लड में क्या होता है, ब्लड से जब शुगर जाता है, ग्लूकोज जाता है, सब न्यूट्रिशन जाता है तो अल्टीमेटली वो सेल को यूज करने के लिए जाता है. लेकिन डायबिटीज के केस में जो सेल है उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है. उसके पास तक तो जा रहा है, ग्लूकोज सप्लाई हो रहा है, प्रोटीन सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, लेकिन वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके साथ में इंसुलिन नहीं आ रहा है, इंसुलिन हार्मोन. जब तक उसको इंसुलिन साथ में नहीं मिलेगा इट इज नॉट एबल टू यूज ग्लूकोज. तो दैट इज द प्रॉब्लम. ग्लूकोज सबको ही चाहिए, डायबिटिक पर्सन को भी चाहिए. ठीक है. बट क्या वो उसको यूज कर पा रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो यूज करने के लिए उसको इंसुलिन चाहिए. अगर
पेशेंट जो है नॉन इंसुलिन है, मेडिसिन पे है या विदाउट मेडिसिन है, प्री डायबिटिक है, तो हम ऐसा खाना देते हैं जो बहुत थोड़ा 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 करके ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि सेल्स उनको यूज करना होता है और वो यूज नहीं कर पाते, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या होता है, ब्लड में ही सर्कुलेट होते रहता है। तो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज सर्कुलेट होना इज हार्मफुल। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो सर्कुलेट होते होते आपके ऑर्गन्स तक जाएगा, और एक्सेस ग्लूकोज होना ब्लड में क्या करता है, ऑर्गन्स को डैमेज करता है, आईज को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, ठीक है। एंड क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रहा है यूज करने के लिए, तो क्या हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है, मसल वेस्टिंग हो रहा है, उसको एनर्जी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, वो वीक होगा। तो जनरली आप देखेंगे जिनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है वो वीक होने लगते हैं, मसल वेस्टिंग होने लगता है, उनका बॉडी से प्रोटीन खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि अगर जो हम खा रहे हैं क्या बॉडी उसको यूज कर रही है, अगर यूज कर रही है तब तो ठीक है, आपका वो बैलेंस से वन केस ये हुआ। एंड सेकेंड केस जैसे कि प्रोटीन्स, किडनी जैसे सीकेडी होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, ओके, इसके स्टेजेस होते हैं 1 2 3 4 5, ओके। लाइक स्टेज 1 में है कोई सीकेडी, किसी भी रीजन से उसको किडनी प्रॉब्लम हुआ, किडनी का डिजीज हुआ, मे बी डायबिटीज, मे बी सम अदर इन्फेक्शन। तो अब अगर किसी को किडनी का डिजीज है तो प्रोटीन लाइक एक नॉर्मल इंसान को चाहिए और एक किडनी पेशेंट को भी चाहिए, सीकेडी को भी चाहिए, लेकिन हम देंगे अगर उसको प्रोटीन्स तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो किडनी है तो उसका काम जो है प्रोटीन को फिल्टर करना, यूज करना, तो वो कर नहीं पा रहा है अपना काम, इसीलिए हमें वहां से प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि किडनी पे लोड नहीं पड़े। इसी तरह ग्लूकोज में हमें नॉर्मल खाना से कम ग्लूकोज देना पड़ता है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना पड़ता है ताकि उसके ब्लड में सर्कुलेट ना हो और थोड़ा थोड़ा करके ही मिले, ओके। सो दैट इज द थिंग, अगर हम सही खा रहे हैं तो वो जो नॉर्मल खाना, एक जो नॉर्मल खाने के लिए, जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए जो हेल्दी खाना है वो एक डायबिटिक इंसान के लिए खराब हो सकता है। किसी इंसान, नॉर्मल इंसान के लिए जो प्रोटीन रिच हेल्दी है, उसके मसल ग्रोथ के लिए, उसकी हाइट ग्रोथ के लिए एंड उसकी बॉडी रिपेयर के लिए, वो एक सीकेडी पेशेंट के लिए, किडनी पेशेंट के लिए खराब है। तो द डाइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू बॉडी कंडीशन, उसकी बॉडी क्या यूज कर पा रही है जो हम जितना दे रहे हैं, तो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। सो आपको बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बॉडी पार्ट्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, जो ऑर्गन्स हैं वो याद करने होंगे। दैट इज अ बेसिक थिंग जिससे आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अगर किसी को एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है, इंसान खा तो रहा है लेकिन उसकी बॉडी में बोलते हैं ना लग नहीं रहा है ना, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, खा तो अच्छा रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा न्यूट्रिशन, तो कौन सा बॉडी पार्ट होगा जो इफेक्टेड होगा और इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कोई बता पाएगा? एनीवन? एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में होता है? पेट में। पेट तो एक वेग वर्ड है, उसके अंदर हम कॉमनली बहुत चीजें बोल सकते हैं ना। पेट मतलब हिंदी में आमाशय एंड स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, कॉलन्स में, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड उसको कोलन भी बोलते हैं। तो बेसिकली कॉलन में भी डिवीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में
जो न्यूट्रिशन है मेनली वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, जस्ट वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अगर किसी को एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, वो खा रहा है लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो दैट इज द थिंग कि उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ इन्फेक्शन है, या उसमें कुछ लाइनिंग है, या फिर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हम सॉल्युबल फाइबर बढ़ाएंगे जिससे कि उसकी क्लीनिंग हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड वाटर इनटेक बढ़ाएंगे जिससे उसका मोबिलाइजेशन हो वेस्ट मटेरियल का एंड वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो। एंड एक और चीज इसमें करेंगे, स्मॉल मील्स देंगे एट अ टाइम, लाइक फीस्टिंग नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, एंड फास्टिंग भी अवॉइड होता है। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज होती हैं जो बहुत ज्यादा ओबेस होते हैं, उनका क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा है ना, लाइक 9 मीटर में से 7 मीटर अराउंड से स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसका जो इतना लंबा लेंथ है उसको सेक्शन कर देते हैं, काट देते हैं, हाँ कुछ पार्ट निकाल देते हैं ताकि उसकी लेंथ कम हो जाए एंड एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाए, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो इंसान ज्यादा भी खाएगा तो उसका एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो निकल जाएगा, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरी केस, क्योंकि ये बहुत वर्स्ट केस होने से करना होता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा लेकिन विटामिन मिनरल्स का भी तो नहीं होगा, तो इससे बॉडी क्या होगी, डिप्राइव होगी, इंसान पतला दुबला तो हो जाएगा बट उसका जो अदर वीकनेस है लाइक आयरन डिफिशिएंसी भी हो जाएगी एंड स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ये सब चीजें साथ में साइड इफेक्ट होंगी। तो अल्टीमेटली इफ यू गो विथ अ डाइट इट इज द आइडियल थिंग। टुडे आई हैड पेशेंट रिव्यू, पेशेंट 1 महीने के बाद वापस रिव्यू करने जब आया तो शी लाइक rectify her complete VLDL, HDL, everything was improved. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड पेशेंट वाज आल्सो हैप्पी एंड शी लॉस्ट 8 kg इन फर्स्ट मंथ पे थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी था, बट नेक्स्ट मंथ में इट विल बी स्लोअर, लाइक क्योंकि स्टबन फैट होता है जो काफी अंदर का जो फैट होता है वो फिर कम होना स्टार्ट होता है। तो शी वाज स्ट्रिक्ट, लाइक जो मैंने दिया इट वाज वेरी इजी डाइट एंड शी वाज स्टिक टू दैट डाइट। उसने उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया एंड शी हैज सम डाउट्स, तो वो व्हाट्सएप में पूछ लेती थी बट उसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी बिकॉज उसका लिपिड प्रोफाइल ठीक हो गया, क्योंकि वो HbA1c भी उसका बढ़ा हुआ था। तो दोनों जब चीजें हो, HbA1c लाइक प्री डायबिटिक केस प्लस लिपिड प्रोफाइल का भी खराब होना, इट इज नॉट गुड साइन, ये काफी डेंजरस हो जाता है। तो मुझे चाहिए था कि 1 मंथ के अंदर अंदर उसका लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाए एंड अल्टीमेटली HbA1c भी इम्प्रूव होगा आफ्टर 2 मंथ। आफ्टर 2 मंथ वी विल टेस्ट अगेन, तो इट मस्ट बी इम्प्रूव दैट ऑल्सो। तो प्री डायबिटिक से वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर 2 मंथ वी विल। मैम जैसा आपने कहा था मैंने उस डाइट को फॉलो किया, मतलब 20-22 दिन हो गए तो मेरा 260 ग्राम वजन थोड़ा कम हुआ है। आई थिंक थोड़ा आप फैट के लिए और आपको स्टिक होना पड़ेगा। लाइक आई हैव गिवन दैट लेडी 15 ml पर डे ऑयल। आप कितना ऑयल यूज कर रहे हैं, आप फाइबर यूज कर रहे हैं मैम, आपको पूरा चेक करना है कि सैलेड आपके डाइट में है कि नहीं, प्रोटीन्स है बिल्कुल है मैम, क्योंकि आप कुछ भी मिस करेंगे वो भी वेट गेन या वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। उसकी मैंने 7 मील्स दी एंड शी इज लाइक इजी टू, शी कैन फॉलो दैट। वो एक हाउसवाइफ है तो वो इजीली फॉलो कर पा रही है। शी हैज 4 ईयर लाइक 4 साल का बच्चा है उसका। तो आफ्टर प्रेगनेंसी उसका वेट बढ़ गया था काफी, प्रेगनेंसी के पहले वो काफी पतली थी, तो आफ्टर प्रेगनेंसी उसका जो वेट बढ़ा था वो अब स्टक हो गया था। 4 साल तक वो बढ़ा ही रहा और काफी बढ़ चुका था। तो आज उसने जब वो आई थी तो 80 kg थी, अभी उसने आज जब टेस्ट किया तो 72.8 kg था उसका वेट। उसने अराउंड 8 kg वेट लॉस किया इन 1 मंथ। एंड बेस्ट थिंग कि उसका लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव हुआ, दैट इज द गुड थिंग। आपको मेनली आपका ऑयल मंथली का चेक करना होगा। इफ यू स्टार्टिंग ऑयल फ्रॉम एनी डे, आपको उसको मार्क करना होगा कि इस डे से मैंने स्टार्ट किया और एंड इस डे में हुआ।
जितना आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ऑयल एंड ऑल, तभी आपका रिजल्ट आएगा। लाइक मेडिसिन हम लेते हैं ना, 5 ग्राम बोलते हैं तो 5 ग्राम ही लेते हैं, 1 टैबलेट ही खाते हैं, 5 ml तो 5 ml ही। तो उसी तरह डाइट में भी आपको मेजरमेंट्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ताकि अच्छा रिजल्ट आए। अगर हल्के में टिप्स की तरह ऐसे लेंगे तो शायद उतना रिजल्ट नहीं आएगा, एंड वही फर्क हो जाता है। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए जो भी आप फॉलो करें। इफ यू वांट रिजल्ट स्ट्रिक्टली, देन यू हैव टू स्टिक दैट गाइडलाइंस। फैट आप मिनिमम 10 ml तक भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी यू मस्ट हैव सम फैट इन योर बॉडी, स्टोर्ड फैट। आप स्ट्रिक्टली आप उसको फैट को रिस्ट्रिक्ट करके आप बाकी चीज़ें इंजॉय करिए। बाकी चीज़ों में मैं कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करती। आराम से आप मिल्क प्रोडक्ट्स खाइए, एंड आराम से आप जो फाइबर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन हैव इजीली वेट लॉस। भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। भूखे रहने से क्या होता है, फास्टिंग से क्या होता है इन लाइक दिस फील्ड, डायबिटिक्स फील्ड, जब आप काफ़ी दिन तक फास्टिंग मोड में आते हैं, मान लीजिए आपने 5-6 डेज फास्टिंग किया, ठीक है, इन वेट लॉस कंडीशन में मैं बता रही हूँ ये कैसे हार्मफुल है। आपने 5 डेज 6 डेज की फास्टिंग की, ठीक है, आप बहुत मिनिमल डाइट पे आ गए, बहुत कम खा रहे हैं, एंड उसमें क्या होता है, बॉडी का BMI स्लो हो जाता है। आपका जो बॉडी है वो समझ जाती है कि मेरे को अभी इतने में ही काम चलाना है, तो वो एनर्जी कम खर्च करना स्टार्ट कर देती है। फिर जब आप नॉर्मल डाइट में आते हैं तो फिर वो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एंड वेट गेन होने लगता है। तो दैट इज़ द थिंग। फास्टिंग के भी मेथड्स हैं। फास्टिंग की भी वो नेक्स्ट मंथ नवरात्रे करने वाली मेरी क्लाइंट, तो उसका अलग से डाइट प्लान होगा। फास्टिंग भी आप कर सकते हैं, हेल्दी फास्टिंग, जिसमें शुगर तो नहीं होगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा, बट आपको खाना है 3 मील्स पर डे तो खाना है, नॉट सीरियल आइटम। ज़रूर फ्रूट्स खाइए, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक होती है। तो फास्टिंग इज गुड इन सम केसेस, लाइक इन कार्सिनोजेनिक सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कवरी है कि वो सेल्स को इनगल्फ कर जाता है, जो गलत सेल है, डिफॉल्टेड सेल है, तो उन केसेस में फास्टिंग काफ़ी सारे केसेस में बेनिफिशियल है। लेकिन वेट लॉस में फास्टिंग नहीं करना चाहिए। वेट लॉस के केस में आपको ग्रेजुअली कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करना है, एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोटीन्स, यू हैव टू इंक्रीज योर फाइबर्स, जो कि बहुत कम रहता है इन जनरल। सैलड खाने में सबको आलस आता है, वेजिटेबल्स खाने में आलस आता है ना, तो ये सब चीज़ों को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। एंड उसकी स्किन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी जब आप हेल्दी डाइट पे जाएंगे, तो सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। कुछ गलत डाइट्स कहीं और से, यूट्यूब से या कहीं से लोग ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, पेशेंट्स का स्किन लूज हो जाता है समटाइम्स। अंदर का फैट तो चला जाता है, लेकिन ऊपर की स्किन लटक जाती है। तो उन केसेस में उनको प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड भी किया होता है मोस्ट केसेस में। तो जब प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तो सेल्स रिपेयर नहीं होंगे, तो फिर आपका स्किन लटकना, रिंकल्स आना और झूल जाता है, ये सब चीज़ें वो सब स्टार्ट होगा। तो आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना बॉडी है उसके हिसाब से ही आपको ग्राम्स में प्रोटीन लेना है, बट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर फैट्स। एंड आइडियल बॉडी वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर लुक, फॉर हेल्थ। आपको एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करना ही चाहिए, बॉडी वेट, क्योंकि आपका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है अगर आपके बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, आप एंशियंट टाइम में देखेंगे हमारा जो गॉड्स हैं, ये लोग भी हैं, तो उनको उतना वैसा कुछ मोटा नहीं दिखाया है, सब अच्छा होता है। तो दे डोंट इनकरेज कि आपको वेट गेन करना है, या फिर जो डाइट भी पहले होती थी वो अच्छी, फ्रूट्स खाते थे ज़्यादा, एंड ऐसी चीज़ें खाते थे जिसमें फाइबर हो, वेजिटेबल्स। पूजा वगैरह में भी आप देखेंगे बहुत तरह के 5 तरह के फल, वेजिटेबल्स बहुत तरह के, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं, बिकॉज इसको इनकरेज करना है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। एंड ये सब जो बाद में चीज़ें आई, पूरी पुआ, ये सब तो बहुत बाद में आई, और ये फेस्टिवल्स के लिए होता है, नॉट फॉर पूजा एंड ऑल। जो मेन फेस्टिवल्स हैं साल में 1-2,
उनमें खाए जाते थे पहले। आज की डेट में हर संडे, हर वीक में 2 बार लोग खा रहे हैं, पराठे रोज खा रहे हैं, तो दैट इज नॉट सपोर्ट आवर बॉडी। तो अल्टीमेटली वो स्टोर तो होगा ही बॉडी में। एंड जब हमारा इंडिया में जब वो आया था, जब फॉरेन का जब कंट्रोल में थे हम लोग, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, तो हमारा जो बॉडी था वो हम लोग काफी सिक हुआ करते थे, बहुत पतले दुबले हुआ करते थे। तो उस टाइम जो बॉडी ने चेंजेस लाया, हमेशा बॉडी अपने में चेंजेस लाती है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। तो उस टाइम क्या था, फेमाइन आया था, लाइक भुखमरी टाइप का कंडीशन था। उस टाइम क्या हुआ, बॉडी ने, इंडियंस मेनली ने क्या किया, पेट में फैट स्टोर करना स्टार्ट कर दिया इंडियन बॉडी में। तो उस टाइम से जो बेली फैट है वो जब भी खाना एक्स्ट्रा होने से इंडियंस के पेट में फैट स्टोर होने लगा, तो नॉट ऑल ओवर बॉडी, तो ताकि वो उसको बाद में यूज कर सके। तो इस तरह से है कि आज की डेट में भी वो चीज है, मोस्ट ऑफ द पर्सन का पेट ही बढ़ता है, तो दैट इज द रिस्की थिंग। वहां पे जो विसरल फैट होता है, ऑर्गन्स को काम नहीं करने देते अच्छे से। तो टमी फैट इज वेरी डेंजरस, मेनली जो मिडिल फैट, ओबेसिटी बोलते हैं इसको, तो वो इंडियंस में काफी कॉमन है और इस पे काम करना चाहिए कि आपको सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होने देना है। आपका 5 kg 7 kg एक्स्ट्रा होने से प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी प्रोटीन वेट विथ फैट वेट। बट सिर्फ अगर फैट का एक्सेस वेट है, दैट इज डेंजरस। नाइन्टी फाइव to 99 केसेस में जो विसरल फैट है, जो बॉडी में जो पेट का फैट है, वही रीजन है हार्ट अटैक्स में। तो आज की डेट में काफी कॉमन है, एट द एज ऑफ 30, 25, 40 हार्ट अटैक्स हो रहे बिकॉज ऑफ फैट। सो दैट इज सो डेंजरस फॉर आवर बॉडी। ड्राइविंग करते करते लोग का डेथ हो रहे हैं। कुछ लोग इसको कोरोना से रिलेट कर रहे हैं, बट कोरोना से इस तरह से डायरेक्टली नहीं है कि उसमें वैक्सीन दिया और उसकी वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। कोरोना के बाद क्या चेंजेस आए हैं डाइटरी पैटर्न में कि लोग ज्यादा एंजॉय करने लगे लाइफ को, ज्यादा बाहर खाने लगे, ज्यादा घूमने लगे, वो लाइफ को ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे, पैसे कम बचाने के बजाय वो एंजॉय कर रहे हैं चीजों को। तो बाहर घूम रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, दैट मीन्स वो गलत खा रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड फूड, मोस्ट ऑफ द आउटसाइड फूड में प्रिजर्वेटिव्स, मेयोनीज एंड बहुत सारे केमिकल्स एंड फैट ऐसा जो कि काफी थिक होता है। फैट भी अगर आप घर का फैट खा लेंगे एक्स्ट्रा, उससे नहीं होगा ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन जो बाहर का फैट होता है, दे रीयूज देयर ऑयल। एक बार कुछ छान रहे हैं, फिर उसी से सब्जी बना रहे हैं, या 4 बार छान के उसी में 5वीं बार वो कंटिन्यूस चलता रहता है, दे थ्रो ऑयल। तो बाहर के जो फ्राइड आइटम है उसका जो ऑयल होता है वो काइंड ऑफ ग्रीस है। अब आप सोचिए, आपके एलिमेंट्री कैनाल में ग्रीस जैसी चीज जाएगी तो उसको क्लीन करने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा। और वही अगर जो ग्रीस जैसी चीज है आपका हार्ट का आर्टरी में जाएगा तो ब्लड कहाँ से जाएगा, उसका अंदर में जो लेयर बना देगा, तो उसमें ब्लड को पास कैसे होगा, बिकॉज जो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, तो उसमें जो आर्टरीज होती है बहुत थिन होती है, बहुत नैरो। तो जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, हार्ट के सेल्स को, तो वो फंक्शन कैसे करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है जो वो पंप करता है, आई एम टॉकिंग अबाउट जो हार्ट की वॉल है, इसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, यहाँ पे भी आर्टरीज होती है। तो यहाँ की जो आर्टरीज है, अगर ये सेल्स को, इस हार्ट के सेल्स को सप्लाई नहीं करेगी तो ये डैमेज होने लगेगा, उसका वॉल्स डैमेज होगा, इसमें इतना इलास्टिसिटी नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, ये इसकी जो आर्टरीज है वो रप्चर हो सकती है, और काफी सारे रीजन से इस तरह से हार्ट अटैक होते हैं। तो मेन थिंग, यू हैव टू अवॉइड आउटसाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अवॉइड आउटसाइड फ्राइड आइटम्स। आप कितना भी अच्छा में जाइए, एक्सेप्ट 5 स्टार्स, दे रीयूज देयर ऑयल। आप बाहर का छोला भटूरा खाइए और घर का छोला भटूरे खाइए। ऑब्वियसली आप घर का ज्यादा खा पाते हैं बिकॉज उसका जो ऑयल है घर का वो उतना स्टिकी नहीं होता है, उतना हेवी नहीं होता है, इंटेस्टाइन में जाके हेवी नहीं करता है। तो
बाहर का जो ऑयल है दैट इज वेरी हार्मफुल। आप उसको डोर का क्लीनिंग, डोर का जो ग्रीसिंग है उसमें यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा वो ग्रीसी होता है। आपके घरों में अगर चिमनी होगी, आप देखिए उनको नोटिस करिए कि उसमें जो स्मोक होके जाता है जो ऑयल, वो कितना स्टिकी हो जाता है। चिमनी जो होती है कितनी स्टिकी हो जाती है। उसको साफ करना हम तो डिटर्जेंट से साफ करते हैं, राइट, बट हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए डिटर्जेंट से साफ किया जाए, तो वो खुद ही क्लीन होना है। तो अगर हम उसको इतना ज्यादा स्टिकी कर देंगे, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। सो बैक टू digestive system. So, what is digestion? The special compound of dietary substance are protein, carbohydrate, fat, minerals, salts and water. ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए। सॉल्ट्स जो है वो दैट इज मिनरल ओनली एंड वाटर। All food items are made up of these compounds. Some contain more components, some less. एंड जो आप देखते हैं ना, स्वेलिंग हो जाता है समटाइम्स किसी के बॉडी में, यहाँ पे सो के उठते हैं तो इधर में स्वेलिंग रहता है, पैरों में कई बार स्वेलिंग होता है, तो दैट इज वाटर रिटेंशन। जो सॉल्ट है बॉडी में वो ज्यादा हो रहा है और उसको वाटर को रिटेन कर रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ पोटेशियम एंड प्रोटीन। जिसके डाइट में प्रोटीन लैकिंग होगा एंड पोटेशियम लैकिंग होगा, उसका ये प्रॉब्लम होगा। All food items are made up of these components. Some contain more components, some less. Our body is less made of these components. 2/3 of the body is water. 2/3. Okay. Protein is the main substance of the body from which organs are made. Cells protein से ही बना ultimately. कार्बोहाइड्रेट तो सिर्फ एनर्जी देने के लिए है, काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट रिमेन्स इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच द मसल ऑलवेज नीड। मसल्स को हमेशा क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए हमेशा। Excess amount of fat also remains accumulated in the body. हम जितना फैट खा रहे हैं उतना अगर हम खर्च नहीं कर रहे तो क्या होगा? वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, लाइक जो एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके वो भर जाएगा, फैट सेल्स बॉडी में बढ़ जाएगा। एंड एक बार जो फैट सेल बॉडी में बनता है वो खत्म नहीं होता कभी भी, वो सिर्फ श्रिंक होता है। जब एक मोटा इंसान है और उसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे फैट सेल्स है, तो ये क्या होगा? सिर्फ श्रिंक होगा, छोटा होगा, ना कि वो वैनिश होगा, वो जाएगा नहीं कभी भी बॉडी से, वो सिर्फ श्रिंक हो रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है। और जैसे ही अगेन उसको जब फैट मिलता है तो फिर क्या होता है? पर्सन वेट गेन कर लेता है। कई बार होता है पेशेंट्स डाइट पे जब होते हैं तो उनका वेट लॉस तो हो जाता है, फिर जब वापस वो खाना स्टार्ट करते हैं अगेन दे गेन वेट एंड दैट इज नॉट नेचुरल। वो खाएंगे तो ऑब्वियसली जाना ही चाहिए। तो फिर पेशेंट्स बोलते हैं वेट गेन हो गया मैडम, फिर से डाइट फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वेट लॉस कर लिया तो वो जिंदगी भर रहेगा। आप फिर खाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो वेट गेन होगा ही। तो मेन थिंग यू हैव टू फॉलो दैट काइंड ऑफ डाइट जो आप अच्छे से हमेशा फॉलो कर पाए। ऐसी डाइट नहीं होनी चाहिए क्रैश डाइट्स काइंड ऑफ, जो कि आपको भूखा रहना पड़े, वीकनेस हो जाए। Vitamins and salts are required for proper functioning of the body. Our body gets all these things from food only. Yes, the chemical form of the component obtained from food is different from the component of the body. Therefore, the body breaks down the components of the diet into their microscopic components through digestive juices and prepares suitable components for itself by synthesizing those components again. This work is done by the cell or of the organ. It leaves those components which are not useful, means waste. ठीक है, जो यूजफुल नहीं होगा वो उसको छोड़ देता है।
The body expels such substance through feces, urine, sweat and breathing. तो क्या क्या वेस्ट बन रहा है? यूरिया जो यूरिन से निकल रहा है, फीसेस में बहुत काइंड ऑफ चीजें निकलती हैं, एंड ब्रीदिंग में क्या वेस्ट निकल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड. हर सेल यूज कर रहा है ऑक्सीजन, और जो हमने एयर इनहेल की थी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो उसने एक्सेल किया, क्योंकि उसके अंदर बन रहा है. ठीक है, जितनी भी हम एयर ले रहे हैं उसका 100% हम ऑक्सीजन नहीं यूज कर पाते, थोड़ा हम ऑक्सीजन भी छोड़ रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल कार्बन डाइऑक्साइड. The purpose of digestion is to break down the complex components of food into simple components. This function is performed by salivary juice in the mouth, or we can say saliva, by gastric juice in the stomach. So breakdown किसकी हेल्प से होता है? सलाइवा की हेल्प से. सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. स्टमक में क्या HCl सिक्रीट होता है जो अदर न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करता है. The pancreatic juice and bile in the duodenum and by success entericus in the small intestine. These functions are briefly described here. So initial digestion, I have explained everything. एक बार हम theory से भी चलते हैं. In the mouth, food is chewed by teeth and divided into microscopic particles, and saliva is mixed in it. All are not microscopic particles. हम जो chew करते हैं उसका particles we can see easily, so it is not microscopic particles. And saliva is mixed in it. Saliva उसके साथ mix हो जाता है, which contain an enzyme called phytin. This juice is produced in the maxillary gland and sublingual gland located outside the mouth. Actually, not outside, ये upper side में होता है. From these glands, especially while chewing food, salivary juice keeps coming into mouth through their ducts. ठीक है, डक्ट्स होते हैं लाइक एक पैसेज या पाइप जैसा समझ लीजिए. वो डक्ट्स होते हैं जिससे कि जूसेस निकलते हैं. इट्स एक्शन इज अल्कलाइन. ओके, हर चीज का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एसिडिक या अल्कलाइन. तो हमारा जो सलाइवा है वो अल्कलाइन है. ओके, एंड ब्लड भी स्लाइटली अल्कलाइन है. ओके, आजकल वाटर में बहुत सारा फैंसी वाटर्स आ रहे हैं ना, अल्कलाइन वाटर एंड ऑल. दे डोंट हैव सो मच रोल बिकॉज अल्टीमेटली हमारी बॉडी अल्कलाइन है, 7.4 7.2 ऐसा है. तो जब हम पानी लेते हैं तो हमें टेस्ट में तो वो एसिडिक नहीं लगता है, राइट. तो दैट इज आइडियल फॉर बॉडी. जरूरत नहीं है अल्कलाइन वाटर अलग से लेने का. नॉर्मल आप आरओ का वाटर लीजिए, दैट इज एनफ. क्योंकि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एसिड्स हैं, तो हमें जरूरत नहीं अलग से अल्कलाइन लेने के लिए. The chemical action of its ptyalin enzyme occurs especially on carbohydrates, due to which its starch is first converted into dextrine and then into glucose. The same changes occurs in ordinary sugar cane also. ठीक है, जो शुगर केन हम खाते हैं उसका जूस वो ग्लूकोज ही है. ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होने की जरूरत नहीं. या फिर हम ग्लूकोज जो पाउडर आता है जो स्पोर्ट्स के बाद समटाइम्स लेते हैं, है ना, ग्लूकॉन डी बोलते हैं, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. उसके बाद वो अगर हम लेते हैं पानी के साथ मिला के या डायरेक्टली, तो उसको बॉडी में जाके और डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है. वो जैसा गया वैसा एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड डायबिटिक को कभी भी ग्लूकोज नहीं लेना है.
इन केस अगर उसका लो शुगर नहीं हुआ हो, सिर्फ उस केस में ले सकता है, अदरवाइज कभी भी नहीं लेना है। So the main function of saliva is to moisten and lubricate so that the meal it can be swallowed easily and the thin food passes through the canal and reaches the stomach. Okay, dry है ना, जब हम खाया फिर उसके साथ सलाइवा मिक्स होगा तभी तो कर पाएंगे। जो स्वेलो कर रहे हैं टंग की हेल्प से एंड फैरिंग्स की हेल्प से हम स्वेलो कर पाते हैं। ड्यू टू द हेजिटेशन ऑफ द मसल of the tongue rises up, the food places in the palate and the surface of the tongue, है ना। एक्सपीरियंस किया होगा आप, देखिएगा पैलेट में टंग जो है वो ऊपर, जो पैलेट है हमारा ऊपरी पार्ट माउथ का, उसको प्रेस ऐसे लाइक एक वेव सा प्रोड्यूस करता है, तो वो अंदर की ओर जाता है, वो फिर अंदर पेरिस्टालसिस प्रोसेस से अंदर जाता है, which slips from there and goes back through the pharynx. Immediately the muscle of the pharynx contract and food passes through the epiglottis into the esophagus, where the circular and longitudinal thread present in its wall carry it to the end of the canal by the internal motion generated by its contraction and expansion, and the food enters the stomach through the esophagus. ठीक है, एक बार आप esophagus का डायग्राम देखिए, इसमें रिंग्स नहीं दिखाया है, लाइक जो पाइप है समझिए, ओके, इसमें ऐसा 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 रिंग्स करके होता है, ठीक है, रिंग्स होता है, तो उसकी हेल्प से वो इजीली धीरे धीरे नीचे की ओर जा पाता है। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होके फूड धीरे धीरे नीचे होता है, और जाते के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है, स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक का आप डायग्राम देखिए, इट इज इन पेज नंबर 22, ओके। तो इसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक इज काइंड ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले के जैसा है, ठीक है। उसमें जब खाना जाता है वो थोड़ा इलास्टिक होता है, तो वो फूल जाता है। तो इसके भी पार्ट है, स्टमक के भी पार्ट है, दैट इज फंडस, जो ऊपर की ओर ऐसे होता है, ऊपर की ओर है, and then बीच का part that is called body of stomach, and third part pyloric antrum. And उसके बाद पायलोरस की हेल्प से वो डिओडेनम में कनेक्ट होता है, डिओडेनम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वो स्टमक का पार्ट नहीं है, लेकिन हम शो करते हैं स्टमक के साथ इसोफेगस भी और डिओडेनम भी। इसोफेगस भी स्टमक का पार्ट नहीं है एंड डिओडेनम भी स्टमक का पार्ट नहीं है। तो हम आम बोलचाल की भाषा में इसको पेट बोलते हैं, एक्चुअली में हिंदी में इसका नाम आमाशय है और इंग्लिश में इसका नाम स्टमक है।
जो हिंदी में हम आम भाषा में पेट बोलते हैं उसमें काफी बड़ा एरिया आ जाता है, लाइक आपका चेस्ट का लोअर नीचे जो पार्ट है काफी बड़ा, तो उतने बड़े पार्ट को हम एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन। उसमें आपका एब्डोमेन में काफी कुछ आ जाता है, आपका लिवर आ जाता है, किडनीज आ जाती है, स्टमक आ जाता है, वो सब आपका एब्डोमेन में आ जाता है। तो अगर पेट दर्द हो रहा है, जो हम कॉमन भाषा में बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है कहाँ पे हो रहा है ना, स्टमक में नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता होता, स्टमक में मोस्टली नहीं हो रहा होता है, तो हम एब्डोमेन बोल सकते हैं, एब्डोमेन पेन हो रहा है, ना कि स्टमक पेन। हिंदी में हम पेट दर्द बोल सकते हैं बिकॉज वो एक वेग वर्ड है और इस एब्डोमेन को भी हम पेट ही बोलते हैं। स्टमक एक और कोई डायग्नोस नहीं कर सकता कि स्टमक में ही पेट है, दर्द है क्या, क्योंकि स्टमक राइट साइड लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड का पेन है तब हम बोल सकते हैं स्टमक एक हो रहा है, अदरवाइज एब्डोमेन पेन वी कैन से। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व हो रहा है आपका एसिडिटी होने के लिए? एनीवन? एसिडिटी कहाँ पे रिलीज कहाँ पे होता है? अपर पार्ट विच अपर पार्ट मैडम, किसका अपर पार्ट? दिस स्टमक का अपर पार्ट। स्टमक, एक्चुअली स्टमक में HCl सिक्रेशन होता है, तो स्टमक में एसिडिटी होती है एंड वही एक्सेस होने से हमें बर्पिंग लगती है एंड हमें एसिडिक फील होता है, या फिर जो वॉमिटिंग होती है उसमें भी क्या निकलता है? एसिडिक फील होता है। वॉमिट समटाइम्स अगर किसी ने फील किया हो तो वो कैसा होता है टेस्ट में? एसिडिक होता है, गले में लगता है ना, तो क्योंकि उस खाने के साथ HCl भी मिक्स हो चुका है थोड़ा, तो इसीलिए वो एसिडिक लगता है और गले में जलन होती है उसकी वजह से। एंड उसके बाद पानी पिलाया जाता है जिससे कि वो सूद हो, क्योंकि पानी क्या है? न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही अल्कलाई, तो वो सूद करता है, उस एसिडिटी को कम करता है। अगर आप कोई हेलो